नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे यूपी ट्रिपल एससी पेट के मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर पर आपसे परिचर्या करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय समाचार पत्रों का जो इतिहास वाला टॉपिक है आप में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है पेट के सिलेबस में। दोस्तों इसलिए हमने इसको महत्वपूर्ण समझा और इस टॉपिक को अभी ही क्लियर कर लेंगे। दोस्तों भारत में जो समाचार पत्रों का इतिहास है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी, क्योंकि पुर्तगाल के वास्को डिगामा जो पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। तो जो यूरोपीय लोग आए सबसे पहले उसमें पुर्तगाल वाले आए। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी। और दोस्तों यदि पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 16वीं शताब्दी में हुई। कब हुई भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत? 16वीं शताब्दी में हुई। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा बहुत याद रखेंगे और उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करी थी। ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस भारत में शुरुआत की गई है, तो आपको पहले से पता होगा और वो भी 16वीं शताब्दी में। लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता रहा हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1684 ईस्वी में बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस की पहली कंपनी स्थापित करी थी, तो कहाँ स्थापित करी थी? बम्बई में। कब स्थापित किया था? 1684 ईस्वी में। क्या स्थापित किया था? प्रिंटिंग प्रेस। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। इसे आप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अखबार कौन सा था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का पहला अखबार जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगाल गजट था। तो भारत का पहला अखबार कौन सा था? द बंगाल गजट। और इसे निकाला किसने था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, भारत का पहला अखबार कौन था? द बंगाल गजट। तो आप इसे याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में इस अखबार को प्रकाशित किया था। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि गंगाधर भट्टाचार्य जो थे उन्होंने 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट जो था किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था, क्योंकि जो बंगाल गजट था पहले जेम्स ऑगस्ट हिक्की ये भारतीय नहीं थे, लेकिन पहला अखबार था द बंगाल गजट, लेकिन ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो इसके राइटर थे वो भारतीय नहीं थे। लेकिन दोस्तों जो बंगाल गजट वाला प्रकाशित हुआ पेपर, तो उसको जो लिखा था वो भारतीय द्वारा लिखा गया था। तो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना हुई इसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, नव जागरण का पितामह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना हुई इसका मुख्य श्रेय राजा राम मोहन राय को ही दिया जाता है। और राजा राम मोहन राय के बारे में ये पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार मोस्ट इंपॉर्टेंट MMI। दोस्तों आपको बता दें कि जो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का प्रकाशन हुआ था, राष्ट्रीय प्रवृत्त के समाचार पत्रों का आरंभ जो किया था वो राजा राम मोहन राय नहीं किया था। अर्थात राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं थी संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका थी या किसका अखबार था? राजा राम मोहन राय का। दोस्तों आप इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो पायनियर था वो सरकार का समर्थक अखबार था उस समय जब ब्रिटिश काल चल रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि ये सोम प्रकाश के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है कि जो बंगाली भाषा में रचित है सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकाश जो बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था के खिलाफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। और दोस्तों मैंने आपको याद कराया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने क्या लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो समाचार पत्र था सोम प्रकाश, इसी के खिलाफ इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष की जो बंगाली भाषा के समाचार पत्र थे अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष। और ये किस भाषा में रचित थी? बंगाली भाषा में। 1868 ईस्वी में इस अमृत बाजार पत्रिका को निकाला गया था। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष के बंगाली भाषा की जो समाचार पत्र थे अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष ने किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया, क्योंकि लॉर्ड लिटन ने कहा था कि सारे पेपरों को इंग्लिश में छापा जाए। दोस्तों इसी वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था।
तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के बंगाली भाषा के समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो बाद में बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था। किससे बचने के लिए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जुगुल किशोर द्वारा प्रकाशित उदंत मार्तंड है। दोस्तों द बंगाल गजट ये भारत का पहला अखबार था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये वो बंगाली भाषा में था, जबकि भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। कौन सा था? उदंत मार्तंड था। और किसने लिखा था? युगल किशोर नहीं दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजन में डाल सकता है आपको, उसका नाम जुगल किशोर था, उस राइटर का नाम जिसने उदंत मार्तंड लिखा था। और ये भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। और 1826 में किसने निकाला था इसे? जुगल किशोर ने। दोस्तों आपको बता दें कि जो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। तो लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचारों पत्रों को प्रतिबंधित करने हेतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? 1882 ईस्वी में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। दोस्तों हमने गवर्नर वाले टॉपिक में इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने 1882 में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जबकि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। दोस्तों इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इन्होंने स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड भी कुछ नए वर्क किए। लॉर्ड लिटन द्वारा ये क्यों किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू? क्योंकि ये सोचते थे कि भारतीय समाचारों पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। दोस्तों इसी वजह से लॉर्ड लिटन ने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। दोस्तों आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी का मतलब है जो 1800 प्लस, यानी 1868, 1870, ये सब जो 1800 प्लस वाले आएंगे ये 1900 वाले 19वीं शताब्दी में आएंगे, क्योंकि एक सेंचुरी 100 सालों की होती है। 100 शब्दों का समूह या 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। और दोस्तों आपको बता दें कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय जागृति के जनक या आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय जागृति के जनक या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि सती प्रथा को बंद करवाने के लिए 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद कर दिया था। तो 1829 ईस्वी में जो ये सती प्रथा बंद हुई थी, इसके लिए राजा राम मोहन राय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी, क्योंकि इसका पहले नाम राम मोहन राय था और इनको बाद में राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। और अकबर सेकंड अर्थात अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि इन्हें दी थी, राम मोहन राय को। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और सती प्रथा को बंद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय ने वेदों की ओर लौटो वाला नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो वाला नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती ने की। किसने की सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना? दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें इसीलिए समाज सुधारक होने के कारण ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने ही की थी। और भारत का मार्टिन लूथर इन्हें कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका में जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था, प्रथम पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स, विश्व धर्म का पहला सम्मेलन, यानी प्रथम विश्व धर्म का पहला सम्मेलन जो बुलाया गया था वो विश्व धर्म संसद जिसे कहा जाता है, इसमें 1893 ईस्वी में अमेरिका में के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। और सारे अमेरिकी स्वामी विवेकानंद के भाषण से ओतप्रोत हो गए थे, अर्थात इनके फॉलोअर हो गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लोकहितवादी के नाम से किससे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे।
दोस्तों जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक समाज, इसकी स्थापना 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना करी थी? भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी सोसाइटी ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना थी, ये भी ज्योतिबा फुले ने करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछी गई है, यूपी ट्रिपल रिपीटेड है, एसएससी रिपीटेड है, बीपीएससी रिपीटेड। दोस्तों आपको बता दें कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने करी थी। और दक्षिणी भारत में ई.बी. रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो दक्षिण भारत का मतलब वही तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक वाला एरिया। दोस्तों दक्षिण भारत में जो ई.बी. रामास्वामी थे नायकर ने, इन्हीं ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। और इसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि जो जस्टिस पार्टी थी, जस्टिस पार्टी की स्थापना सी.एन. मुदालियर और टी.एम. नायर, पी.टी. चेन्नी ने करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और मंदिर में प्रवेश को लेकर वायकोम सत्याग्रह एवं गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। केरल में कौन सा सत्याग्रह चलाया था? मंदिर में प्रवेश को लेकर वायकोम सत्याग्रह एवं गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। दोस्तों इसे आपको याद रखना है। और पश्चिम भारत के डी.के. कर्वे ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा विवाह को लेकर पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने करी थी। 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? डी.के. कर्वे ने। दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। दोस्तों अब आपको बता दें कि हमने सोचा आपको इंपॉर्टेंट जितने संगठन हैं, जितने सभाएं हुई हैं, सबको बता दिया जाए। दोस्तों जो आत्मीय सभा थी, इसे भी राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में संस्थापक थे। इसके संगठन नाम आत्मीय सभा नामक संगठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था इसकी स्थापना। दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्रह्म समाज था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, और यंग बंगाल हेनरी डेरिजियो 1826 ईस्वी में यंग बंगाल संगठन के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेरिजियो। और तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, डी.एन. टैगोर। कभी कभी लिखा मिल सकता है आपको 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस बार लेखपाल मेंस परीक्षा में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही इजी था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कई दोस्तों ने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया। उसमें पूछा गया था बी.सी. राय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो बी.सी. राय पुरस्कार चिकित्सा से संबंधित है। दोस्तों ऐसे सरल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर यही लिखा होता विधान चंद्र राय पुरस्कार, क्योंकि बी.सी. राय का मतलब है विधान चंद्र राय, क्योंकि विधान चंद्र बहुत फेमस चिकित्सक थे कलकत्ता के, और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस मनाते हैं। तो जो विधान चंद्र राय आया होता तो सब लोग कर लेते, तो बहुत लोगों ने नहीं किया था कि बी.सी. राय पुरस्कार किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ये लेखपाल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वैसे दोस्तों कभी कभी शॉर्ट कर दे देता है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने 1865 ईस्वी में। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 ईस्वी में करी थी। और तत्वबोधनी सभा और आदि ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे का भी इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज से रिलेटेड कौन है? तो महादेव गोविंद रनाडे भी इससे रिलेटेड थे। और इसके संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज वाला, कि 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और उसके बाद वेद समाज की श्रीधरल नायडू ने 1871 में। सत्यशोधक समाज, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करी थी 1873 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज, ये तो इतना इंपॉर्टेंट कि हम कुछ बता नहीं सकते इसका, तो आपको इस भी याद करना है कि ये जो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 और 1875 आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और 1828 में कौन सा? ब्रह्म समाज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल सोसाइटी एच.पी. ब्लावस्की, और ये रूस की थी। 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी, तथा कर्नल अलकाट ये अमेरिका की थी। इन दोनों ने मिल करके थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो देव समाज था, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज किसने स्थापना करी थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बता दें कि रामकिरण मिशन जो था, ये स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, रामकिरण मिशन वाला भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। और बहुजन समाज की स्थापना जो है मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने की थी। बहुजन समाज की स्थापना किसने करी थी? मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने करी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो तहजीब उल अखलाक जो तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता इसको कहा जाता है,
इसका जो इस पत्रिका का सर सैयद अहमद खां द्वारा संपादित की गई थी। दोस्तों अब आपको बता दें कि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खां कौन थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना करी थी 1920 ईस्वी में। और दोस्तों इसके साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो सर सैयद अहमद खां वहाँ न्यायाधीश भी थे ब्रिटिश युग में। तो तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका सर सैयद अहमद खां द्वारा संपादित की गई थी। और सर सैयद अहमद खां कहाँ थे? मैनपुरी में न्यायाधीश भी थे उत्तर प्रदेश के। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने करी? मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद उत्तर प्रदेश में। तो देवबंद आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई? देवबंद उत्तर प्रदेश में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। मौलाना हुसैन अहमद ने इसकी स्थापना करी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो बंधुआ मजदूरी था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाल ही पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर या बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, बंधुआ मजदूरी। और अहमदिया आंदोलन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। और दोस्तों आपको बता दें कि जो शारदा अधिनियम आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट अधिनियम लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड इरविन ने, गवर्नर जनरल थे उस समय। 1930 ईस्वी में। कब शारदा अधिनियम लागू हुआ था? 1930 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत लड़की की विवाह 14 वर्ष से लड़की की और 18 वर्ष से हद कर दी गई। दोस्तों उस समय क्या हुआ करता था ना, 14 वर्ष की लड़कियां होती थी, 18 वर्ष की लड़कियां, उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट अधिनियम लाया जो कि कन्या विवाह से संबंधित है। तो बहुत बार पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है शारदा एक्ट? तो शारदा एक्ट कन्या विवाह से संबंधित है। कन्याओं की विवाह की उम्र बढ़ाने से रिलेटेड है, क्योंकि कन्या की जो आयु होती थी 14 वर्ष में विवाह कर देता, तो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और दोस्तों अब तो 21 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो इसलिए आप इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई 1885 ईस्वी में। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885। तो आप एग्जैक्ट डेट याद करेंगे, 28 दिसंबर 1885। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन, ये बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कई दोस्तों ये गलत कर देते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के कार्यकाल में। तो दोस्तों आपको बता दें कि ए.ओ. ह्यूम कोई गवर्नर जनरल या वायसराय नहीं हुआ करता था उस समय। उस समय डफरिन जो थे वायसराय थे। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था, तो आईएएस अधिकारी था। इसी ने एलन ओक्टियन ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी, जो इसके पहले महासचिव बने थे। तो अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। और लॉर्ड डफरिन के वायसराय के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था बम्बई, अब जो मुंबई कहा जाने लगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी थे। दोस्तों आपको क्या याद रखना है? बनर्जी थे, व्योमेश चंद बनर्जी। दोस्तों कई दोस्तों उसमें ऑप्शन में आएगा व्योमेश चंद बनर्जी, व्योमेश चंद मुखर्जी, तो 1/50 चांस हो जाता है, उसी में कई लोग गलत कर देते। दोस्तों हम आपको सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि बम्बई में अर्थात मुंबई में 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एलन ओक्टियन ए.ओ. ह्यूम उस समय महासचिव बने थे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद बनर्जी। किसकी? कांग्रेस की जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद बनर्जी थे। और दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई का पहले नाम क्या था? बम्बई। तो बनर्जी फॉर बा और बम्बई में बा, तो कहने का मतलब है बम्बई में भी बा है और बनर्जी में भी बा है, मुखर्जी में बा नहीं होता। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि मुंबई का जो पुराना नाम था, जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय उसका मुंबई नाम नहीं था, उसका क्या नाम था? बम्बई। तो हम बम्बई से बनर्जी याद रखेंगे, क्योंकि अब उसका नाम मुंबई है, तो मुंबई से मुखर्जी, लेकिन मुखर्जी तो है नहीं, तो उस समय क्या नाम था? बम्बई। बम्बई से अब हम बनर्जी याद रखेंगे। तो व्योमेश चंद बनर्जी उस समय क्या थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लड़के यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें जो इसमें क्या है कि कांग्रेस अधिवेशन में कई महिलाएं भी अध्यक्ष बनी थी, तो उसमें जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन दोस्तों पूछा जाए कि भारतीय महिला कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी, तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल और भारत की पहली प्रथम राज्यपाल भी हैं। तो एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय
और दीन सचावा आदि कांग्रेस के उदारवादी यानी नरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, आप याद ही किए होंगे, लाल बाल पाल लाल फार लाला लाजपत राय, बाल फार बाल गंगाधर तिलक और पाल फार बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि कांग्रेस के उग्रवादी गरम दल के नेता थे। तो दोस्तों आप इसे गरम दल और नरम दल वाले कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय, दीन सचावा आदि कांग्रेस के उदारवादी अर्थात नरम दल के नेता थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि कांग्रेस के उग्रवादी अर्थात गरम दल के नेता थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स था उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और नरम पंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, जो कि नरम दल के नेता थे। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और महाराष्ट्र में जो गणपत उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाया जाता है उसका जो श्रेय है प्रारंभ करने का बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव एवं शिवाजी उत्सव, गणपत उत्सव 1893 से मनाया जाना शुरू हुआ और 1895 2 वर्ष बाद शिवाजी उत्सव भी मनाया जाने लगा। और प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा? केसरी और मराठा। दोस्तों आपको बता दें कि केसरी और मराठा की कई बार भाषाएं पूछी जाती, किस भाषा में लिखा है? तो मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिखी है, जबकि केसरी पत्रिका मराठी भाषा में लिखी है। क्योंकि मराठा और केसरी इनकी, तो मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी पत्रिका किसमें? मराठी भाषा में। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में संपादन किया। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और वह किंतु वह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। उन्होंने इतना योगदान दिया बाल गंगाधर तिलक ने, फिर भी वह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में मुंबई में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC, व्योमेश मतलब W फॉर व्योमेश, C फॉर चंद्र बनर्जी। तो हमने बताया कि बम्बई पहले नाम था जब उसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने करी थी अध्यक्षता। और कांग्रेस अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, 72 प्रतिनिधि थे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला अधिवेशन जब हुआ था तो कांग्रेस का, तो 1885 ईस्वी में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी जब अध्यक्षता कर रहे थे तो कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में और हुआ था। उस समय कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे? 72 प्रतिनिधि थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 ईस्वी में हुआ। और मद्रास चेन्नई, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 ईस्वी में मद्रास और चेन्नई में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या हुआ? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और मद्रास चेन्नई में जब हुआ था तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में, तो उसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1887 ईस्वी में हुआ था मद्रास और चेन्नई में। बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता करी थी। तो कई बार पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों आपको बता दें कि जो और बहुत बार पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो जॉर्ज यूले थे। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्षता कर रहे थे, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो 12वां अधिवेशन था ये भी इंपॉर्टेंट था। जो मेन अधिवेशन हम उन्हीं को पढ़ा रहे हैं आपको। 1896 इसमें हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और रहीमुतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और एक चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का 12वां था, रहीमुतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि जो 23वां अधिवेशन था 1907 में हुआ सूरत में। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस का प्रथम नरम दल और गरम दल जो विभाजन हुआ था ये सूरत में हुआ था 1907 में। 23वां अधिवेशन था, यह स्थगित हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष, बोस नहीं, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो 23वां जो 1908 में हुआ मद्रास में, इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष कर रहे थे।
और जो 26वां था क्या था? 26वां अधिवेशन था 1911 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। पंडित बिशन नारायण धर पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? पंडित बिशन नारायण धर ने गाया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो 26वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1911 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और पहली बार जनगण मन कहाँ गया था? 26वें अधिवेशन में कांग्रेस के 1911 में पंडित बिशन नारायण धर, और पहली बार जनगण मन यहीं गाया गया था। दोस्तों आपको बता दें जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रही थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 32वां अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था कलकत्ता में, और एनी बेसेंट उसकी अध्यक्षता कर रही थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली बार जनगण मन गाया गया कहाँ? पंडित बिशन नारायण धर ने 1911 ईस्वी में कलकत्ता में। दोस्तों आपको बता दें कि जो 1923 का विशेष अधिवेशन हुआ, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद 1923 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, तो सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए? सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम अध्यक्ष थे। इसके विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में दिल्ली में। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था वो 1925 में हुआ था, वो कानपुर में हुआ था, और सरोजिनी नायडू ये इसकी अध्यक्षता कर रही थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो 44वां अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था, और लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी उन्होंने। और 54वां अधिवेशन कब हुआ था? ये वाला इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पेट में पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ हुई थी? लाहौर रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अधिवेशन में किया था। 44वां ये अधिवेशन था। और 54वां अधिवेशन कब हुआ? 1946 में मेरठ में JB कृपलानी अध्यक्षता कर रहे थे इसके। आज़ादी के समय का क्या था? अधिवेशन था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 54वां अधिवेशन 1946 मेरठ में JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। कब करी थी? 1924 में, केवल एक बार करी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों आपको बता दें कि अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुए, क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण कैसे हुआ। तो विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1905 में अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में करी थी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1905 ईस्वी में अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। नासिक षड्यंत्र केस के तहत BD सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1905 ईस्वी में अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में करी थी। महाराष्ट्र में जो अभिनव भारत समाज नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? BD सावरकर। BD का मतलब विनायक दामोदर सावरकर ने 1905 ईस्वी में अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में करी थी। नासिक षड्यंत्र के केस के तहत BD सावरकर को आजीवन कारावास हुआ था। और BD सावरकर ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की सजा सुनाई थी। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा क्रांतिकारी हुआ जिसे 2 जन्मों की सजा सुनाई गई थी? एक जन्म ही सबका होता है, इसने ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 2 जन्मों की सजा सुनाई। तो विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कब करी? 1905 ईस्वी में। नासिक षड्यंत्र केस के तहत इन्हें BD सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और BD सावरकर ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की सजा सुनाई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, बंगाल में क्रांतिकारी जो विचारधारा हुई बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाई थी। तो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाई थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक बारेंद्र कुमार घोष ने ही लिखी थी। तो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा किसने फैलाई थी? बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाई थी। और भवानी मंदिर नामक पुस्तक बारेंद्र कुमार घोष ने ही लिखी थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो युगांतर नामक पत्र का संपादन है बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। युगांतर नामक पत्र का संपादन किसने किया था? बारेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। और किंग्सफोर्ड का हत्याकांड जो प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की जो हत्या करी थी प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने करी थी। तो किंग्सफोर्ड जो हत्याकांड था किससे रिलेटेड था?
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से रिलेटेड था। युगांतर नामक पत्रिका का संपादन बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। दोस्तों आपको बता दें कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को किस नाम से जाना जाता है? बाघा जतिन के नाम से। और रास बिहारी बोस ने औरत का वेश बनाकर लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका था। दोस्तों रास बिहारी बोस ने पूछा जाएगा किसने औरत का वेश बनाकर लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका था, तो आपको बताना रास बिहारी बोस, घोष नहीं, ठीक। तो रास बिहारी बोस ने औरत का वेश बनाकर लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका था, क्योंकि लॉर्ड बिहारी जो घोष थे। दोस्तों आपको बता दें कि घोष वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि घोष ने ही अध्यक्षता करी थी, ये रास बिहारी घोष ने सूरत की अध्यक्षता करी थी, जबकि रास बिहारी जो बोस थे उन्होंने क्या किया था? रास बिहारी बोस ने ही लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका था। और पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुए उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद आदि के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के बाद में यहाँ क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह ने बाद में यहाँ क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था। पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसमें लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट था उसका नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जल्द ही में उसका नाम चेंज हुआ है और L&T कंपनी ने उसका निर्माण किया। दोस्तों आपको बता दें कि जो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन थे अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद आदि के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था किसके? अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद के। और अब दोस्तों आपको बता दें कि जो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन 1909 से 1915 ईस्वी के बीच हुए। 1905 में लंदन, ब्रिटेन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS, इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो पूछा जाएगा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में किसने स्थापना करी थी? तो 1905 में लंदन यानी ब्रिटेन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS की स्थापना करी थी। और इसी को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंडिया हाउस। दोस्तों आपको बता दें कि जो इंडिया हाउस था, इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धींगरा ने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी थी। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धींगरा ने 1909 ईस्वी में करजन वायली की हत्या कर दी। और भारतीय क्रांतिकारियों की माता, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको बता दें कि जो भीखाजी रुस्तम कामा थी, भारतीय क्रांतिकारियों की माता, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा क्या थी? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, भारतीय क्रांतिकारियों की माता के नाम से जाना जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। दोस्तों आपको बता दें कि जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने करी थी। सोहन सिंह भाखड़ा ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखड़ा ने करी थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखड़ा ने करी थी और उनके सहयोगी लाला हरदयाल थे। तो कभी कभी आता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल, भी आप मार देंगे ऑप्शन में, जब सोहन सिंह भाखड़ा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी अमेरिका के, गदर पार्टी की स्थापना। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, कब है? इंपॉर्टेंट है, 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने, और उनके सहयोगी कौन थे? लाला हरदयाल थे। दोस्तों ये टॉपिक अब खत्म ही होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में था। और दोस्तों आपको बता दें कि जो मैडम भीखाजी कामा थे 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ऐसी औरत मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ फहराया था? प्रथम तिरंगा ध्वज जर्मनी के स्टुटगार्ट में फैलाया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत को एक अंतिम सरकार बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल अफगानिस्तान में भारत को एक अंतिम सरकार बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल अफगानिस्तान में भारत को एक अंतिम सरकार बनी थी, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, जिसके राष्ट्रपति क्या थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। जर्मनी और रूस ने इसे मान्यता दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी। कहाँ बनी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, जिसके राष्ट्रपति क्या थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। जर्मनी और रूस ने भी इसे मान्यता दी थी, तो आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो कामागाटा मारू कांड था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामागाटा मारू आपने पढ़ा होगा। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। भारत की गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत हुआ करता था। भारत की गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लेकर, रेंट पर लेकर
376 ईस्वी में 376 यात्रियों को बैठाकर 376 सॉरी दोस्तों 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था और रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। किसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी? रास बिहारी बोस ने। दोस्तों आपको बता दें कि अब हम आखिरी पड़ाव की ओर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करेंगे। वंदे मातरम जो लिखा था वो अरविंद घोष ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? आपको बता दें कि जो पत्र या पुस्तकें थी वंदे मातरम, प्रमुख क्रांतिकारी पत्र या पुस्तकें थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके संस्थापक वंदे मातरम के कौन थे? अरविंद घोष। और वंदे मातरम मैडम भिखाजी कामा लंदन से कर रही थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और सोहन सिंह भाखना। और भवानी मंदिर अरविंद घोष सान्याल, भवानी मंदिर अरविंद घोष सान्याल। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर। फिलासफी ऑफ द बम ऑफ द फिलासफी या फिलासफी ऑफ द बम किसने कहा था? भगवती चरण वर्मा ने कहा था। दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न रखिएगा।